बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑसिलेशन का लेक्चर नंबर 12 एज पर न्यू सिलेबस। लेकिन ये लेक्चर देखने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, इसके पहले के सभी लेक्चर्स ठीक से देखो, ठीक से ऑब्जर्व करो और ठीक से अंडरस्टैंड करो, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। तो बच्चों आज का टॉपिक है अपना सिंपल पेंडुलम। लेकिन इसके पहले लेते हैं थोड़ा रिवीजन। देखो इसके पहले हमने क्या क्या स्टडी किया है एक बार रिवाइज करते हैं। जो टॉपिक्स हम लोग इस टॉपिक में यूज़ करने वाले हैं तो उस फॉर्मूलेस को मैं रिवाइज करने वाली हूँ। तो सबसे पहले देखो हमने एफ का फॉर्मूला लिया था, फोर्स इज इक्वल टू रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। ये फॉर्मूला ऑलरेडी हमने स्टडी किया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं एंगल थीटा का। वो फॉर्मूला है आर्क अपॉन रेडियस, जो हमने 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी स्टडी किया है, या फिर मैथ्स में भी हमने स्टडी किया है आर्क अपॉन रेडियस। उसके बाद टाइम पीरियड का और एक फॉर्मूला हमने डिराइव किया था, वो है 2π/ओमेगा। यहाँ से ओमेगा का भी फॉर्मूला बन सकता है 2π/t। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करने वाले हैं। और ओमेगा स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, जो कि k/m ऑलरेडी हमने इसके पहले बहुत बार यूज़ किया है। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, इसलिए मैंने इसको रिवाइज किया। तो बच्चों ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ जो कि सिंपल पेंडुलम का है। वैसे तो सिंपल पेंडुलम क्या होता है ये आप लोगों को पता ही है, बट छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। पहले हम लोग वो वीडियो देखेंगे, उसके बाद मैं आगे का टॉपिक पढ़ाऊँगी। देखो अभी हमने वीडियो में देखा सिंपल पेंडुलम कैसे होता है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ सिंपल पेंडुलम के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है एन आइडियल सिंपल पेंडुलम और दूसरा होता है अ प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम। सो व्हाट इज मीन बाय आइडियल एंड व्हाट इज मीन बाय प्रैक्टिकल, इनकी सिंपल डेफिनेशन है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखो जो वीडियो में हमने देखा कि एक मासलेस इनएक्सटेंसिबल फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग है, वो फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग को एक रिजिड सपोर्ट को सस्पेंड किया है। इस हेवी पार्टिकल को इस मासलेस इनएक्सटेंसिबल फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग को अटैच करके यहाँ पे रिजिड सपोर्ट को सस्पेंड किया है। तो इस टाइप का जो पेंडुलम होता है उसको हम आइडियल सिंपल पेंडुलम बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। तो डेफिनेशन है, इट इज़ अ हेवी पार्टिकल सस्पेंडेड बाय अ मासलेस इनएक्सटेंसिबल फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। इट इज़ कॉल्ड एन आइडियल सिंपल पेंडुलम। और प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम की भी डेफिनेशन कुछ इस तरह ही है। तो डेफिनेशन है, प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम मीन्स इट इज़ अ स्मॉल हेवी स्फीयर सस्पेंडेड बाय अ लाइट एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट। यहाँ पे सिर्फ हेवी स्फीयर, पहले आइडियल सिंपल पेंडुलम में इट इज़ अ हेवी पार्टिकल था और यहाँ पे क्या है, स्मॉल हेवी स्फीयर है। जो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए यही पेंडुलम हम लोग यूज़ करते हैं। स्मॉल हेवी स्फीयर अटैच होता है एक लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग को, और वो स्ट्रिंग रिजिड सपोर्ट को सस्पेंड की होती है।
तो इस ऐसे सिंपल पेंडुलम को हम लोग प्रैक्टिकल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, जो कि हम आप लोग लैब में भी देखते होंगे। फिजिक्स लैब में बहुत बार इसको हम लोग यूज़ कर चुके हैं। उसके बाद है एक बेसिक डेफिनेशन जो कि हम लोग यूज़ करने वाले हैं टाइम पीरियड के फॉर्मूले में। वो डेफिनेशन क्या है देखो, लेंथ ऑफ पेंडुलम क्या होता है। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉब इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ पेंडुलम। अभी मैंने आपको बताया कि ये सिंपल पेंडुलम है। रिजिड सपोर्ट को, एक स्ट्रिंग को हम लोग एक बॉब मतलब स्पीयर अटैच करते हैं। तो ये स्पीयर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, मतलब जहाँ पे पूरा मास क्या है कॉन्सेंट्रेट हो रहा है बॉडी का, वो होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फॉर एग्जांपल ये इसकी रेडियस है r, और ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन बोलेंगे हम लोग जहाँ पे हमने उसको सस्पेंड किया है। तो ये टोटल लेंथ हो गई इस स्ट्रिंग की l। तो ये l प्लस r मिला के जो लेंथ बनेगी दैट इज कैपिटल L। ये दोनों को मिला के जो लेंथ बनेगी उसी को हम लोग बोलेंगे लेंथ ऑफ पेंडुलम। मतलब द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस L है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R है। तो L प्लस R पॉइंट ऑफ सस्पेंशन एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये दोनों का मिला के जो डिस्टेंस बनेगा उस डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे लेंथ ऑफ द पेंडुलम, जो कि हम लोग यूज़ करने वाले हैं आगे जाके। उसको हम कैपिटल L से डिनोट करेंगे। याद रखो, स्मॉल l का मतलब है लेंथ ऑफ दैट स्ट्रिंग एंड R मतलब है रेडियस ऑफ द बॉब, और ये दोनों को मिला के हमें जो फॉर्मूला मिलेगा दैट इज L प्लस R इज इक्वल टू कैपिटल L कॉल्ड एज लेंथ ऑफ द पेंडुलम। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है जो हम लोग यूज़ करने वाले, दैट इज़ द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, जो हम डिनोट करते हैं कैपिटल T से। तो ये भी हम लोग यूज़ करने वाले फॉर्मूले में। टाइम टेकन बाय द बॉब टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो ऑसिलेशन क्या होगा ऑलरेडी हमने वीडियो में देखा है। हमने देखा कि ये सिंपल पेंडुलम का जो बॉब है वो इधर जाता है, इधर जाने के बाद वापस इधर आता है और वापस ये पोजीशन पे आता है। मतलब यहाँ से जाएगा, इधर जाएगा, यहाँ पे आएगा, वापस इधर जाएगा, यहाँ पे आएगा। मतलब सेकेंड टाइम जब वो सेम पोजीशन एक्वायर करेगा तो वो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा, ऐसे हम लोग बोलेंगे। तो इसी टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। दैट मीन्स टाइम टेकन बाय द बॉब टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो ऐसे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम लोग यूज़ करने वाले हैं, जो यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने आपको ये सभी कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा दी। अभी हम लोग आगे का टॉपिक लेते हैं। तो बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो वो टॉपिक का नाम है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला हमें निकालना है, मतलब टी का फॉर्मूला हमें निकालना है। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक सिंपल पेंडुलम की डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, जो कि बहुत बार हमने देखी है। तो ये सिंपल पेंडुलम है जहाँ पे एक मासलेस स्ट्रिंग ली है और उसको एक बॉब अटैच किया है। तो ये बॉब का जो मास है वो हम लोग m कंसिडर करने वाले हैं। कंसिडर करते हैं यहाँ पे m इज इक्वल टू मास ऑफ द स्पीयर। वो स्पीयर का मास हम लोग कंसिडर करते हैं m। उसके बाद यहाँ पे जो लेंथ हम लोग लेने वाले हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, वो हम लोग यहाँ पे L लेने वाले हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, दैट इज इक्वल टू L प्लस R। ये क्या होगी, लेंथ ऑफ पेंडुलम, लेंथ ऑफ पेंडुलम। उसके बाद यहाँ पे कैपिटल T। देखो यहाँ पे इस बॉब के ऊपर दो टाइप के फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। एक फोर्स जो ये स्ट्रिंग सपोर्ट की ओर एक्ट कर रही है इन दिस डायरेक्शन, मतलब इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट हो रहा है, तभी तो ये स्ट्रिंग यहाँ पे अटैच है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टेंशन बोलते हैं। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है इसके ऊपर, उसको हम लोग बोलते हैं टेंशन। तो यहाँ पे T इज इक्वल टू क्या रहेगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग। आपको पता है ना, ऐसे एक टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है स्ट्रिंग के ऊपर जो नीचे की ओर उसको खींच रहा है, तो उसी को हम लोग बोलेंगे टेंशन इन द स्ट्रिंग, जो कि T से डिनोट कर रहा है। और सपोर्ट की और वो एक्ट होगा टेंशन इन द स्ट्रिंग।
उसके बाद यहाँ पे ये जो बॉब है, जब हम इसको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके यहाँ पे लेके आएंगे और छोड़ देंगे तो वो ऐसे ऑसिलेट होना स्टार्ट करेगा। तो फॉर एग्जांपल ये बॉब यहाँ तक आया, यहाँ तक आने के बाद इस बॉब ने यहाँ पे कुछ एंगल बनाया, जो एंगल हम लोग डिनोट करेंगे थीटा से। ये टेंशन में इधर लिखती हूँ, जो एंगल हम लोग डिनोट करेंगे थीटा से। तो ये थीटा क्या है, दैट थीटा इज इक्वल टू स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो बॉब का, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एक बात आपको याद रखनी है, ये जो थीटा है, ये थीटा बहुत ही छोटा लेना है आपको, बहुत ही छोटा, मतलब इट शुड बी नियरली इक्वल टू, नियरली लेस दैन 10 डिग्री लेना है आपको। ये जो थीटा है ये 10 डिग्री से भी छोटा लेना है, मतलब बहुत ही छोटा लेना है, हमेशा याद रखो। तो थीटा इतना छोटा होता है कि जो साइन थीटा की वैल्यू है वो नियरली इक्वल टू हमें थीटा ही मिलती है, वो इतना छोटा थीटा हम लोग लेते हैं। तो हमेशा याद रखो थीटा हमें यहाँ पे बहुत ही छोटा लेना है। तो अभी देखो, जब ये बॉब मैंने यहाँ से डिस्प्लेस किया तो यहाँ से ये जो डिस्प्लेसमेंट बनेगा वो हम लोग किसे डिनोट करते हैं, एक्स से डिस्प्लेसमेंट डिनोट करते हैं, आपको पता है। मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन को इस तरफ और वापस एक्सट्रीम पोजीशन से इस तरफ जाएगा वो। तो यहाँ पे एक बात आपको क्लियर करनी है, देखो ये जो बॉब है मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट हो रहा है। यहाँ पे वो फोर्स में टेंशन को मैं टी डैश से डिनोट, यहाँ पे टी से डिनोट किया, यहाँ पे टी डैश से डिनोट किया, थोड़ा चेंज हो गया क्योंकि वो। और इस बॉब के ऊपर यहाँ नीचे की डायरेक्शन में भी एक फोर्स एक्ट हो रहा है, जो कि हम बोलते हैं उसका वेट, और वेट का फॉर्मूला क्या होता है, m/g। तो ये बॉब के ऊपर की डायरेक्शन में भी एक फोर्स एक्ट हो रहा है जिसको हम टी बोलते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है उसको हम बोलते हैं mg, मतलब वेट। तो यही फोर्स जब ये बॉब इधर आएगा तो ये फोर्स यहाँ पे भी एक्ट होगा। तो यहाँ पे देखो, जब ये फोर्स इस डायरेक्शन, आपको पता है वेट हमेशा नीचे की डायरेक्शन में एक्ट होता है, लेकिन यहाँ पे ये जो वेट है नीचे की डायरेक्शन में, ये वेट ने कुछ एंगल बनाया। अगर मैं ये लाइन यहाँ तक खींच दूँ तो आपको पता है यहाँ पे कुछ एंगल बन रहा है। देखो ये एंगल कितना है, थीटा। मतलब यहाँ पे ये जो वेट है ये स्ट्रेट डायरेक्शन में एक्ट नहीं हो रहा है, वो नीचे की डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे उसने कुछ एंगल बनाया है। तो इसको हम बोलेंगे mg, और यहाँ पे उसने कुछ एंगल बनाया है। मतलब अगर ये वेक्टर को, इस वेक्टर को मैं दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करूँ तो एक कंपोनेंट इधर आएगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये स्ट्रिंग की ओर, और यहाँ पे एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा ऐसे। देखो ये दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में मैंने इसको रिजॉल्व किया, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट। ये बात आपको पता है, मैंने वेक्टर चैप्टर में ऑलरेडी बताया है, लेकिन वापस अभी मैं आपको बताती हूँ कि ये जो mg है ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, और इस रिजल्टेंट वेक्टर को हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया। कैसे, देखो इसको मैं थोड़ा डिटेल में बताती हूँ आपको। उसके पहले अगर आपको ये स्क्रीनशॉट निकालना है, कॉपी करना है तो कर लो। इसके बाद मैं आपको ये थोड़ा डिटेल में बताती हूँ कि ये दो कंपोनेंट कौन से हैं। तो देखो वेक्टर चैप्टर में ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। अभी मैं थोड़ा सा इसको, ये बॉब है, ये बॉब के ऊपर कंसिडर करते हैं ये mg फोर्स एक्ट हो रहा है, ये mg फोर्स मैंने इस डायरेक्शन में निकाला। तो आपको पता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बहुत सिंपल एग्जांपल बताती हूँ। देखो ये mg है ना, मैं इसको r से डिनोट करती हूँ। ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर है, मतलब आपके रूम में फ़ैन है, आप यहाँ पे खड़े हो, ये फ़ैन यहाँ पे है, आपको इस फ़ैन की तरफ जाना है। तो वहाँ पे दो रास्ते हैं। देखो, एक तो आप यहाँ पे एक सीढ़ी लगाओगे ऐसी, और फिर चलते चलते आप यहाँ पे खड़े हो, चलते चलते आप इधर जाओगे, सीढ़ी लगाओगे, सीढ़ी नहीं एक स्ट्रेट स्टैंड रहेगा, फॉर एग्जांपल स्टूल है वो, तो आप यहाँ पे चलते चलते जाओगे, स्टूल रखोगे और स्टूल के ऊपर चढ़ोगे और इस फैन की तरफ आप जाओगे। तो ये एक रास्ता हो गया, मतलब आपका ये एक वेक्टर बन गया और ये एक वेक्टर बन गया। या फिर दूसरा रास्ता कौन सा है, स्पाइडरमैन वाला रास्ता। कौन सा, स्पाइडरमैन होता तो क्या करता आपकी जगह पे, वो डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक जाता है ना। मतलब देखो यहाँ पे दोनों का रिजल्ट हमें सेम मिल रहा है।
आदमी चलते चलते यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो भी फैन की तरफ ही जाएगा, और अगर स्पाइडरमैन होता तो वो डायरेक्टली यहाँ से जाता, तो दोनों का रिजल्ट हमें सेम मिल रहा है, दोनों फैन की तरफ ही जा रहा है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि ये जो एक वेक्टर है इसको हमने दो वेक्टर्स में रिजॉल्व किया है, सेम इसी तरह। अब इस वेक्टर को उठा के मैं सीधा इधर लेके आऊँ, मतलब यहाँ पे लेके आऊँ, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों इक्वल रहेंगे। मतलब इस वेक्टर को हमने क्या किया, ये दो वेक्टर्स में रिजॉल्व कर दिया। तो ये दो वेक्टर्स कौन से हैं, यहाँ पे अगर मैं एंगल लिख दूँ यहाँ पे थीटा, तो ये वेक्टर क्या बनेगा, देखो ये वेक्टर हमें पता है कॉस थीटा, इसको मैं एक्स बोलती हूँ, इसको मैं वाई बोलती हूँ। तो यहाँ पे हमें पता है कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सो का टोवा, सो का मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस। यहाँ पे ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना, तो अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस, अपोजिट साइड कौन सी आ गई इसमें, साइन थीटा, हमें कॉस थीटा चाहिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनस। थीटा की एडजेसेंट साइड क्या है, एक्स, और हाइपोटेनस क्या है, आर, मतलब एक्स डिवाइड बाय आर बनेगा। तो आर इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स कॉस थीटा बनेगा, सॉरी एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा, आर कॉस थीटा। मतलब यहाँ पे हमें क्या रिजल्ट, क्या वेक्टर मिलेगा, आर कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, आर साइन थीटा मिलेगा। मतलब इस वेक्टर को हमने दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, एक आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। मतलब यही वेक्टर हमें इधर मिलेगा, क्या, आर साइन थीटा। तो ये वेक्टर अगर मैंने यहाँ से हटा दिया तो मुझे ये वेक्टर के दो कंपोनेंट मिले, एक आर कॉस थीटा और एक आर साइन थीटा। कॉस थीटा कहाँ पे मिल रहा है, थीटा की साइड में, राइट। तो यहाँ पे मुझे बताओ आर की जगह पे क्या है, mg है, और थीटा की साइड में हमें कौन सा कंपोनेंट मिलेगा, आर कॉस थीटा। मतलब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, mg कॉस थीटा, और इस साइड में कौन सा है, आर साइन थीटा। मतलब यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, mg साइन थीटा। देखो कभी भी जब ये वेक्टर्स अगर स्ट्रेट लाइन में नहीं है तो इसको हमें रिजॉल्व करना पड़ता है थीटा लेके, और थीटा लेने के बाद जब हम रिजॉल्व करते हैं तो थीटा की साइड की जो लाइन होती है, जो कंपोनेंट होता है, उसको हमेशा हम लोग कॉस थीटा लगाते हैं, और दूसरी साइड का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं mg साइन थीटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो देखो यहाँ पे x मतलब इस डायरेक्शन में हमें कौन सा वेक्टर मिल रहा है, mg साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर मिल रहा है, mg कॉस थीटा। अगर इस डायरेक्शन में हम लोग ऑब्जर्व करें तो हमें पता है कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स है, तो ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है। मतलब ये तो कैंसिल हो गया, तो बचा कौन, यही mg साइन थीटा, यही इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। और कहाँ फोर्स लगा रहा है, टूवर्ड्स द मीन पोजीशन। मतलब यहाँ पे फोर्स हमें क्या मिल रहा है, टूवर्ड्स द मीन पोजीशन मिल रहा है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये डायग्राम ड्रॉ करनी है तो ड्रॉ कर लो। डायग्राम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पूरा डेरिवेशन ये डायग्राम के ऊपर ही डिपेंड है। तो अभी भी मैंने आपको बताया कि ये फोर्स कौन सा है, mg साइन थीटा। मतलब यहाँ पे जो हमें फोर्स मिलने वाला है वो फोर्स होगा रेस्टोरिंग फोर्स। तो रेस्टोरिंग फोर्स हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, रेस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू mg साइन थीटा। लेकिन ये जो फोर्स है ये कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, बॉब इस डायरेक्शन में, फोर्स इस डायरेक्शन में, इसीलिए यहाँ पे हमें साइन माइनस लगाना पड़ेगा। तो रेस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस mg साइन थीटा। लेकिन हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या है, माइनस के x है। तो अगर इस फोर्स की जगह पे हम माइनस के x डाल दें तो हमें फॉर्मूला मिलेगा माइनस के x इज इक्वल टू माइनस mg साइन थीटा। इसका मतलब, और मैंने आपको बताया कि यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू क्या होता है, थीटा होता है। और थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो देखो यहाँ पे अगर आप गौर से ऑब्जर्व करो तो आपको एक बात पता चलेगी कि ये जो आर्क अपॉन रेडियस, मतलब ये जो यहाँ पे आर्क फॉर्म हो रहा है, इसको अगर हम ऐसे घुमाएं तो यहाँ पे एक सर्कल बनेगा, राइट। ये x को अगर हम ऐसे घुमाएं तो एक सर्कल बनेगा, और ये सर्कल की ये जो लाइन है ये क्या होगी, रेडियस होगी। मतलब l क्या होगा, इसका रेडियस होगा, और x क्या बनेगा, इसका आर्क बनेगा। मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा, आर्क x
और उसकी जो लेंथ है वो l, मतलब x डिवाइड बाय l। ये आपका थीटा का फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पे के एक्स माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और के एक्स इज इक्वल टू हमें मिलेगा एम जी साइन थीटा की जगह पे हम लोग लिखेंगे थीटा, बिकॉज थीटा इज़ वेरी स्मॉल। और यहाँ पे एम जी थीटा की जगह पे हम क्या डालेंगे, x डिवाइड बाय l डालेंगे। मतलब यहाँ पे ये x और ये x दोनों कैंसिल होंगे और हमें k का फॉर्मूला मिलेगा k इज इक्वल टू m इंटू जी डिवाइड बाय कैपिटल L। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो हम लोग आगे जाके यूज़ करने वाले हैं। देखो बहुत सिंपल फार्मूला है। मैंने रेस्टोरिंग पहले हमने क्या किया, ये इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके गए, एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके गए तो इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट हो रहा था वो mg, जो इंक्लाइन फोर्स एक्ट हो रहा था, यहाँ पे फोर्स इस डायरेक्शन में कुछ एंगल में एक्ट हो रहा था, वो थीटा एंगल हमने लिया और उसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल mg कॉस थीटा, mg साइन थीटा। तो रेस्टोरिंग फोर्स की तरफ जो फोर्स लग रहा था वो था mg साइन थीटा, इसीलिए हमने लिया रेस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा। लेकिन फोर्स का फॉर्मूला है माइनस के एक्स, तो मैंने माइनस के एक्स इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा डाला। यहाँ पे साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा है, बिकॉज थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। और थीटा का जो फॉर्मूला है आर्क अपॉन रेडियस, दैट मीन्स एक्स अपॉन एल हमने पुट किया। तो के एक्स इज इक्वल टू एम जी थीटा हमने डाला, थीटा की जगह पे एक्स अपॉन एल पुट किया, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो के का फॉर्मूला हमें मिला एम जी अपॉन एल। तो आगे जाके ये फॉर्मूला हम लोग यूज़ करने वाले हैं, याद रखो। तो के का फॉर्मूला हमने अभी अभी डिराइव किया, क्या है, के इज इक्वल टू एम जी डिवाइड बाय एल। लेकिन हमें निकालना है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकालना है। तो हमें पता है टी इज इक्वल टू क्या होता है, 2 बाय ओमेगा, राइट। तो ओमेगा, बट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है के डिवाइड बाय एम। इसका मतलब ओमेगा इज इक्वल टू क्या आएगा, ये स्क्वायर इस साइड आके स्क्वायर रूट बन जाएगा के डिवाइड बाय एम। इसका स्क्वायर रूट लिया तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये ओमेगा की जगह पे अगर मैंने ये पुट किया तो मुझे क्या मिलता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय अंडर रूट के डिवाइड बाय एम। तो ये k डिवाइड बाई m जब हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो m ऊपर जाएगा और k नीचे आएगा, मतलब t इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 2 पाई इंटू अंडर रूट m डिवाइड बाई k। और k का फॉर्मूला हमने क्या निकाला, mg अपॉन l। ये यहाँ पे k की जगह पे पुट कर दो तो हमें क्या मिलेगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m डिवाइड बाई mg अपॉन l। तो यहाँ पे देखो बच्चों mm कैंसिल हो रहा है और t का हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला मिल रहा है 2 पाई अंडर रूट कैपिटल L डिवाइड बाय G। तो आपने बहुत जगह पे ये फार्मूला देखा होगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है। तो यहाँ पे G चेंज होता है, G कांस्टेंट नहीं है, G यहाँ पे हमें इफेक्टिव G लेना पड़ेगा, क्योंकि बॉडी कहाँ एक्सेलरेट हो रही है, यहाँ पे सिर्फ बॉडी के ऊपर G नहीं है और दूसरा एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है। मतलब फॉर एग्जांपल पेंडुलम हमने रखा है किसी कार में, ये कार में पेंडुलम या फिर लिफ्ट में रखा है, तो लिफ्ट में रखा होगा तो इसके ऊपर और एक्सेलरेशन रहेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो ये एक्सेलरेशन उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट होते जाएगा। मतलब आपका ये जो G है ये चेंज होता रहेगा, G कांस्टेंट नहीं है यहाँ पे। और इसके हिसाब से ये जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो भी चेंज होता जाएगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सिंपल पेंडुलम लिफ्ट में रखा है, लिफ्ट ऊपर जा रही है तो उसका टाइम पीरियड क्या रहेगा। ऐसे न्यूमेरिकल्स हम लोग लेने वाले हैं वैसे बाद में, लेकिन फ़िलहाल आप ये फॉर्मूला याद रखो जो आपके बुक में दिया है। ये बुक में थोड़ा सा डेरिवेशन उन्होंने अलग तरीके से दिया है, मैंने इसको थोड़ा सिंपल करके दिया आपको, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। और इट्स अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, ये भी याद रखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो देखो जब हम एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं तो वहाँ पे कुछ अजम्पशंस हम लोग लेते हैं। क्या अजम्पशंस लेते हैं ऑलरेडी मैंने आपको बताया, द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज़ वेरी वेरी स्मॉल। ऑलरेडी मैंने आपको बताया थीटा बहुत ही छोटा लेना है आपको, मतलब एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज़ वेरी वेरी स्मॉल। और जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग की लेंथ बहुत ही लार्ज लेनी है आपको, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज़ लार्ज। During the oscillation, the bob moves along a single vertical plane. जो बॉब मूव हो रहा है वो सिंगल वर्टिकल प्लेन में ही मूव होना चाहिए। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये अजम्पशंस ये अज्यूम करके हम लोग एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं, तो आप लोगों को ये याद रखना है। बहुत ही सिंपल है,
और टाइम पीरियड के फॉर्मूले के आधार पर उसका फ्रीक्वेंसी जो है पेंडुलम का वो क्या निकलेगा। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, मतलब 1/t। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है, अभी अभी हमने निकाला 2π√L/g। तो ये फॉर्मूला पुट करके हमें फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या मिलेगा, n = 1/2π√g/L। ये हमें फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मिलेगा, ये हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। तो ये कुछ अजम्पशंस है जो हम लोग यूटिलाइज करने वाले हैं। देखो हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया है उस फॉर्मूले के आधार पर सिंपल पेंडुलम के 4 लॉज बनते हैं। लॉज ऑफ लेंथ, लॉज ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लॉ ऑफ मास एंड लॉ ऑफ आइसोक्रोनस। तो उसके लिए मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ। फॉर्मूला क्या है, T = 2π√L/g। तो ये फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग लॉ ऑफ लेंथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास एंड आइसोक्रोनस बता सकते हैं। तो देखो इस टाइम पीरियड के फॉर्मूले में हमें पता चल रहा है कि लेंथ ऊपर है, जी नीचे है, मतलब लेंथ अगर इंक्रीज की तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज होगा, लेंथ अगर डिक्रीज की तो टाइम पीरियड भी डिक्रीज होगा, लेकिन √L है। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड को। तो लॉ ऑफ लेंथ क्या बनेगा, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम एट अ प्लेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ। ये लॉ ऑफ लेंथ बनेगा। वैसे ही आप लोग बता सकते हैं लॉ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या बनेगा, ये डिवाइड बाय जी है, मतलब जी इंक्रीज किया तो टी डिक्रीज होगा, जी डिक्रीज किया तो टी इंक्रीज होगा। 2π तो कांस्टेंट ही है। इससे हमें पता चलता है कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ जी। 1/g आएगा, इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम लोग उसको बोलते हैं। उसके बाद है इस फॉर्मूले में आपको मास कहीं भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या होगा कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉब। ये लॉ ऑफ मास बन गया। वैसे ही यहाँ पे एम्पलीट्यूड कहीं भी नहीं दिख रहा है। इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन, और इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ आइसोक्रोनस। क्या है, लॉ ऑफ लेंथ है, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। Time period of simple pendulum is independent of the mass of the bob, and time period of simple pendulum is independent of the amplitude of the oscillation. So ऐसे by using this formula, टाइम पीरियड के फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग सिंपल पेंडुलम के 4 लॉज बना सकते हैं। देखो JEE 2005 में एक क्वेश्चन पूछा गया था टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम के फॉर्मूले के ऊपर। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज T1। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड T1 दिया है एंड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। मतलब ये जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है यहाँ पे हम लोग अटैच करते हैं पेंडुलम को, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ऐसा उन्होंने बोला है। सच दैट उसका डिस्प्लेसमेंट दिया है y = kt² और k की वैल्यू दी है 1 मीटर/सेकेंड²। तो अगर ये मूव हो रहा है इसका मतलब न्यू टाइम पीरियड यहाँ पे हमें मिलेगा। तो जो न्यू टाइम पीरियड हमें मिलेगा वो दिया है T2 और पूछा है T1² डिवाइड बाई T2² का क्या रिलेशन हमें मिलेगा, क्या वैल्यू मिलेगी, वो उन्होंने पूछी है। ऑप्शंस दिए हैं A 5/6, B 6/5, C 1 दिया है और D 1/2 दिया है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको T1 का फॉर्मूला पता होना चाहिए, लेकिन T2 का फॉर्मूला जैसे कि मैंने आपको बताया G चेंज होता है। अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है मतलब यहाँ पे G चेंज होगा। तो कितने एक्सेलरेशन से मूव हो रहा है वो निकालने के लिए हमें ये y का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, और y का फॉर्मूला यूज़ करके हम पहले a निकालेंगे, फिर उस a को उसमें ऐड करने के बाद हमें नया T2 मिलेगा, और फिर वो T1² डिवाइड बाई T2² हमें क्या मिलता है वो हम लोग देखते हैं। तो अगर आपको ये स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकालो क्वेश्चन का। मैं इसको रफ कर रही हूँ क्योंकि मुझे आंसर लिखना है। तो सबसे पहले देखो T1 जो उन्होंने दिया है टाइम पीरियड, T1 का फॉर्मूला आपको पता है 2π√L/g। तो ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिलेगा, ये आपको पता ही ऑलरेडी।
तो ये इनिशियल फार्मूला रहेगा, क्योंकि उस वक्त उन्होंने बताया नहीं है कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन मूव हो रहा है कि नहीं। उसके बाद उन्होंने बोला कि पॉइंट ऑफ सस्पेंशन जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है और उसका डिस्प्लेसमेंट उन्होंने दिया है kt²। तो सबसे पहले हमें इसका एक्सेलरेशन निकालना है, तो क्योंकि हमें g चाहिए, l तो यहाँ पे कांस्टेंट ही रहेगा, l चेंज नहीं होगा, तो चेंज क्या होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि अगर वो मूव हो रहा है मतलब एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है मतलब g यहाँ पे चेंज हो रहा है, ये हमें निकालना है। 2π और l, क्योंकि स्ट्रिंग तो वही है, बॉब भी वही है, इसका मतलब l चेंज नहीं होगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होगा। तो t1 इज इक्वल टू 2π√L/g और y इज इक्वल टू kt²। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग निकालेंगे वेलोसिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का यूज़ करके हम क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ सब लोग, v इज इक्वल टू क्या होता है, dy/dt, मतलब डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे हमें मिलेगा d/dt इंटू kt²। तो यहाँ पे k कांस्टेंट है, k को बाहर निकाला तो मुझे मिलेगा k इंटू d/dt इंटू t²। तो यहाँ पे t² डेरिवेटिव, t² का डेरिवेटिव हमें मिलेगा, ये 2 आगे आएगा, 2t, दैट मीन्स k इंटू 2t। तो वेलोसिटी हमें क्या मिलती है, 2kt। इसका यूज़ करके हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज इक्वल टू d/dt इंटू वेलोसिटी क्या है, 2kt। तो यहाँ पे 2k कांस्टेंट है, वो बाहर निकल जाएगा, और यहाँ पे dt का डेरिवेटिव dt कैंसिल 1 आएगा, तो एक्सेलरेशन हमें मिलेगा 2k, और उन्होंने k की वैल्यू दी है, दैट इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब इसको मैंने 1 डाला तो एक्सेलरेशन मुझे मिलता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मिल गया हमें एक्सेलरेशन। देखो बहुत सिंपल है, y इज इक्वल टू kt², उसका डेरिवेटिव लिया, t² का डेरिवेटिव 2t होता है, 2t डाला तो 2kt मिला। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है dv/dt। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी निकाला था वो मैंने यहाँ पे डाला, तो मुझे 2k मिला, k की वैल्यू 1 मीटर डाल दी, तो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे हमें मिल गया। अब देखो उन्होंने हमें बोला है कि जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है वो अपर डायरेक्शन में मूव हो रहा है। इसका मतलब ये जो बॉब है उसको नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेट होना है, क्योंकि फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है, वो अगर ऊपर की डायरेक्शन में मूव हो रहा है तो फोर्स नीचे की डायरेक्शन में, मतलब यहाँ पे 2 फोर्स एक्ट हो रहे हैं, एक mg और दूसरा ma, 2 फोर्सेस यहाँ पे एक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला क्या मिलेगा, ma प्लस mg, मतलब एक्सेलरेशन जो है वो g इफेक्टिव हमें क्या मिलेगा, ये एक g और ये एक a, मतलब g प्लस a। तो इस g की जगह पे हम सिर्फ g नहीं डालेंगे, हम क्या डालेंगे, g प्लस a, क्योंकि वो बॉब एक्सेलरेट भी हो रहा है और उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी एक्ट हो रहा है। इसका मतलब हमें जो T2 मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2π√L डिवाइड बाय g प्लस a, ये फॉर्मूला हमें मिलेगा। तो हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, तो T1/T2 इज इक्वल टू 2π√L बाय g डिवाइड बाय 2π√L डिवाइड बाय g प्लस a। तो ये 2π गेट कैंसल, L गेट कैंसल, दैट इज इक्वल टू √, ये g प्लस a ऊपर जाएगा, g प्लस a डिवाइड बाय g, दैट इज T1/T2। अब हमें g की वैल्यू पता है, a की वैल्यू पता है, दोनों वैल्यू डाल दो तो हमें मिलेगा T1 डिवाइड बाय T2 इज इक्वल टू √, g होता है 10 प्लस एक्सेलरेशन निकाला 2 डिवाइड बाय 10, 10 प्लस 2 मतलब 12 डिवाइड बाय 10, इसे 2 से डिवाइड कर दो, 2 6 जा 2 5 जा, दैट मीन्स T1/T2 इज इक्वल टू हमें मिला √6/5, लेकिन हमें चाहिए T1²/T2² का रिलेशन उन्होंने पूछा है, तो ये हमें मिलेगा 6/5। आई थिंक ये आपका ऑप्शन नंबर बी है, तो ये करेक्ट आंसर रहेगा उसका। उसके बाद है लास्ट टॉपिक बचा है, दैट इज द सेकेंड्स पेंडुलम। सेकेंड्स पेंडुलम मतलब उसी में उसका मीनिंग है। सेकेंड्स का मतलब क्या, कि जिस पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है, मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए जिसको 2 सेकेंड्स लगते हैं,
ऐसे पेंडुलम को हम लोग बोलते हैं सेकेंड्स पेंडुलम। दैट मीन्स द डेफिनेशन इज वेरी सिंपल, अ सिंपल पेंडुलम हुज टाइम पीरियड इज 2 seconds इज कॉल्ड सेकेंड्स पेंडुलम। तो देखो इससे हम फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, टी इज इक्वल टू क्या होता है 2π√L डिवाइड बाई जी। तो यहाँ टी की वैल्यू 2 डाल दो, 2 इज इक्वल टू 2π√L डिवाइड बाई जी। तो यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा, अगर मैंने ये पाई इस साइड शिफ्ट किया तो मुझे क्या मिलेगा √L डिवाइड बाई जी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई पाई मिलेगा। अगर इससे मैं L निकाल सकती हूँ, अगर मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया तो ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा, तो मुझे मिलेगा L/G इज इक्वल टू 1/π², और L इज इक्वल टू क्या मिलेगा G/π²। मतलब यहाँ पे हमें क्या मिलता है, ये फॉर्मूले से हम लोग लेंथ ऑफ पेंडुलम निकाल सकते हैं आराम से। अगर आपको G पता है और पाई की वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो G के हिसाब से हम लोग लेंथ ऑफ पेंडुलम आराम से निकाल सकते हैं। तो लेंथ ऑफ पेंडुलम किसके ऊपर डिपेंड करती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करती है, और पाई की वैल्यू तो आपको पता ही वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो G के हिसाब से L चेंज होता जाएगा, अगर G ज़्यादा तो L कम, L भी ज़्यादा, G कम तो L भी कम, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के दोनों। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम जो है वो अलग अलग होती है अर्थ के अलग अलग प्लेसेस पे, क्योंकि आपको पता है अर्थ के अलग अलग प्लेसेस पे जी की वैल्यू चेंज हो रही है। अगर आपको पता होगा कि और ग्रेविटेशन मतलब जी की वैल्यू जो है अर्थ के इक्वेटर पे कितने होती है, इक्वेटर पे जी कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और पोल पे कितना होता है, पोल पे होता है 9.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये वैल्यू जब हम डालेंगे तो L चेंज होगा, ये वैल्यू डालेंगे तो इसका मतलब पोल पे L ज़्यादा रहेगा, इक्वेटर पे L कम रहेगा, ऐसा उसका मीनिंग है। इट इज स्मॉल एट इक्वेटर एंड मोर एट पोल। इसका मतलब L जो है, लेंथ जो है वो अर्थ के अलग अलग प्लेसेस पे हमें अलग अलग मिलती है। ये वैल्यू डालने के बाद आप आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं, ये हमें मिलता है नियरली इक्वल टू 0.9926 मीटर, नियरली इक्वल टू 1 मीटर, ऐसे हमें मिलता है लेंथ ऑफ द सेकेंड्स पेंडुलम। तो ये सिंपल पेंडुलम था। होप सो आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। होप सो आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इसके नोट्स जो है वो मैं डालने वाली हूँ। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड बाय बाय।